और इसीलिए नमस्कार। हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और फतेहपुर में भरी हुंकार। कहा, सपा कांग्रेस ने तुष्टीकरण के आगे घुटने टेके। राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाने वालों को दी नसीहत। बोले, बुलडोजर कहां चलना चाहिए इसका ट्यूशन यूपी के मुख्यमंत्री से लें। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह यूपी के रायबरेली में जनसभा को कर चुके हैं संबोधित। राजनाथ सिंह बलिया में भरेंगे हुंकार। जेपी नड्डा ओडिशा के कांटा बांची में करेंगे रैली। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। राहुल अखिलेश की रायबरेली और अमेठी में साझा रैली। वहीं प्रियंका गांधी फतेहपुर में संभालेंगी मोर्चा। केजरीवाल अमृतसर में करेंगे प्रचार। अमित शाह ने संविधान बदलने की अफवाहों पर लगाया विराम। कांग्रेस पर तीखे वार करते हुए बहुमत के दुरुपयोग का लगाया आरोप। समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा, केजरीवाल की रिहाई को नहीं समझा जाए कोर्ट से क्लीन चिट। स्वाति मालीवाल मामले में हर ओर से घिरी आम आदमी पार्टी। भाजपा का प्रदर्शन जारी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मामले को शर्मनाक बताते हुए केजरीवाल से मांगा जवाब। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, अगर मुख्यमंत्री दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ भी होगी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में एक और महिला के साथ दुर्व्यवहार की घटना। 3 लोगों के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज। भाजपा ने पुलिस के व्यवहार को बताया निराशाजनक। कहा, राज्य में महिलाएं असुरक्षित। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमानों को किया संशोधित। 2024 में करीब 7% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। शासन प्रशासन व्यवस्था करने में जुटा। भीड़ को देखते हुए वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक प्रतिबंध बढ़ाया गया। और एलोडा कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जारी भारतीय महिला मुक्केबाजों का जलवा। निखत जरीन समेत मीनाक्षी, अनामिका और मनीषा ने बनाई फाइनल में जगह। और आइए सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पूर्व की सरकारों के दौरान बुंदेलखंड की बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या थी, लेकिन उनके कार्यकाल में जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया गया। उन्होंने सभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जिक्र किया और सपा मुखिया पर उनका निरादर करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि कल्याण सिंह राम भक्त थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में एक माफिया की मौत होती है तो ये लोग उसके कब्र पर फातिहा पढ़ने चले जाते हैं। हमारे कल्याण सिंह जी देश के इतने महान नेता थे, उन्होंने पिछड़ों का इतना सम्मान बढ़ाया, उनका निधन हुआ तो सपा के मुखिया उन्हें श्रद्धांजलि देने तक नहीं गए।
और कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे कल्याण सिंह जी, बाबूजी राम भक्त थे, इसलिए मृत्यु के बाद भी कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार बलिदान कर दी थी। अगर ये बाबूजी को श्रद्धांजलि देने जाते तो इनका वोट बैंक नाराज हो जाता। और वोट बैंक को खुश करने के लिए लोग क्या करते हैं? जब यूपी में एक माफिया की मौत होती है तो ये उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने पहुंच जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस के रायबरेली और अमेठी की सीट उनके परिवार की सीट है, इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आपको वसीयत में ये सीट किसने दी? ये सीट किसी परिवार की नहीं, रायबरेली अमेठी की गरीब जनता की है। रायबरेली और अमेठी वाले जिसे चाहेंगे उसे संसद में पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस परिवारवादी गठबंधन है। वो अपने परिवार का सोच रखने वाले लोग, सारे नेता लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संविधान में बदलाव के मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना में बदलाव नहीं होना चाहिए। उसमें बदलाव करने का काम 1976 में इंदिरा गांधी ने किया है। संविधान में सर्वाधिक यदि संशोधन परिवर्तन यदि किसी इन लोगों ने किया है, यहाँ तक कि संविधान की जो आत्मा होती है उसके बारे में हमारी संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों का यह एक मत था कि संविधान में संशोधन थोड़े बहुत जो भी समय पर हो सकते हैं, समयानुसार होते रहते हैं, लेकिन उसकी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, प्रियम्बल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब संविधान के प्रियम्बल को कहा है यह संविधान की आत्मा है, उसमें चेंज करने का काम 76 में भी किसी ने किया है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है। इंदिरा जी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। अनावश्यक बेबुनियाद और निराधार इस प्रकार के आरोप हमारी सरकार का हमारी पार्टी के ऊपर चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं या केवल देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी की जनसभा में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आम जनता विपक्षी गठबंधन के तुष्टीकरण और अराजकता की नीतियों के खिलाफ है। उन्होंने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की बात भी कही। पूरे देश के अंदर यहां कांग्रेस और इंडी गठबंधन के विभाजनकारी तुष्टीकरण और अराजकता की नीतियों के खिलाफ देश की आम जनमानस की उद्घोषणा का शंखनाद है और प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना की विजय का यह एक नया उद्घोष भी है। भाजपा नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। राधिका ने कहा कि कांग्रेस ने कभी रायबरेली का विकास नहीं होने दिया।
रायबरेली और अमेठी, क्योंकि गांधी परिवार जहां से हमेशा से एमपी रहे, वो दिल्ली को टक्कर देना चाहिए। और आज भी कितना पीछे है रायबरेली और अमेठी, क्योंकि यहाँ का विकास उन्होंने होने नहीं दिया। वो हमेशा चाहते थे कि रायबरेली की जनता और अमेठी की जनता उनके पैरों में बैठी रहे और उनसे भीख मांगते रहे, एडमिशन के लिए भीख मांगते रहे, विकास के लिए भीख मांगते रहे, सड़कों के लिए भीख मांगते रहे, हॉस्पिटल के लिए। लेकिन लगातार सबसे ज्यादा अन्याय और सबसे ज्यादा सोतेलापन अगर गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने किया है तो वो रायबरेली और अमेठी के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद इस वक्त एक खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, क्योंकि जो मामला चल रहा है स्वाति मालीवाल को लेकर के ये मामला चल रहा है, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से ये खबर चल रही है कि स्वाति मालीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर गई थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव की ओर से उनके साथ बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप निजी सचिव पर लगा हुआ था। उसके बाद लगातार महिला आयोग और दिल्ली पुलिस की ओर से जांच की जा रही है, विभिन्न जो एंगल से हैं उसमें। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है, इसी खबर से संबंधित ये खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर दिल्ली पुलिस इस वक्त पहुंची हुई है और ये पहले से माना जा रहा था कि दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंचेगी, क्योंकि वहां पर कुछ इस तरह के सबूत हो सकते हैं जिससे इस मामले का और खुलासा किया जाए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर दिल्ली पुलिस इस वक्त पहुंची हुई है। और जो मामला है एक बार फिर हम आपको बता दें कि ये राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी की हैं स्वाति मालीवाल। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव के द्वारा उनके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, इस तरह के आरोप लगे थे। और उसके बाद महिला आयोग और दिल्ली पुलिस की ओर से इस मामले में लगातार जांच की जा रही है। कल हमने देखा था कि जो स्वाति मालीवाल हैं उनसे पूछताछ की थी। मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अच्छा शेखर, अभी से जस्ट दिल्ली पुलिस की टीम और FSL की टीम, देखिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो केजरीवाल के घर पहुंच चुकी है। जस्ट ही अभी वो पहुंची है, एडिशनल DCP रैंक की महिला अधिकारी यहाँ पर पहुंची अरविंद केजरीवाल के घर। और जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि एक CCTV की जांच की जाए तो इस पूरे प्रकरण से पर्दा उठ जाएगा, ये तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है। और अभी से अभी सबसे पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की टीम जो कि यहाँ पर आने थी, उन्होंने तमाम अपनी प्रोसीडिंग पूरी करने के बाद 164 के बयान दर्ज कराने के बाद स्वाति मालीवाल को यहाँ पर पहुंची FSL की टीम पहुंची है। DCP नॉर्थ की जो टीम है नॉर्थ जिले की एडिशनल DCP के नेतृत्व में यहाँ पहुंची है। ये देखिए, ये वो तमाम CCTV कैमरे हैं जिनकी जांच होने की बात की जा रही है। गेट से लेकर के अंदर वो तमाम कैमरे खंगाले जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले एक वीडियो जो वायरल हो रहा है तेजी से स्वाति मालीवाल का अंदर का, जहां पर वो कुछ लोगों से आर्ग्यूमेंट करती हुई नजर आ रही है। यानी कुछ तो गड़बड़ हुआ था 13 मई की सुबह 9 बजे इस पूरे प्रीमाइसेस में। और जब उनसे कहा गया कि CM खुद आपसे मिलने के लिए वेटिंग रूम में आएंगे तो आप वहीं पर रुकिए, लेकिन वहां पर फिर उनको कुछ लोगों ने बाहर जाने को कहा और उसके बीच में ये तमाम एपिसोड हो जाता है। युगो कुमार के साथ पूरी उनकी जो है वो बहस हो जाती है और वो उनको बुरी तरह से पीट देते हैं, जैसा कि स्वाति मालीवाल ने अपनी FIR में बताया है कि उनको कितनी बुरी तरह से पीटा गया। तो चंद्रशेखर, ये बड़ी यहाँ पर अभी की खबर निकल के आ रही है। और जिस तरह से केजरीवाल के बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिली थी आम आदमी पार्टी को कि वो चुनावी कैंपेन में जाएंगे, पूरे जोर शोर से कैंपेन को प्रमोट करेंगे, लेकिन अब वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। विभव कुमार के साथ लखनऊ में स्पॉट होते हैं, फिर उनके साथ पंजाब में स्पॉट होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई अरविंद केजरीवाल के। संजय सिंह उसको हवा देते हैं
कहते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि वो अपनी सहयोगी को न्याय दिलाएंगे, लेकिन जिससे न्याय दिलाना था उन्हें खुद लेकर के घूम रहे थे, तो किसको न्याय दिलाना चाह रहे थे, ये तमाम बातें उठ करके आ रही हैं। क्या केजरीवाल 5 दिन से जो है ये पूरा जिसको उनके घर में हुआ, घर के बाहर होता तो कुछ और बात होती, घर के अंदर भी होने के बाद वो ना तो कुछ बोल रहे हैं ना कुछ बयान दे रहे हैं। साथ में आज 164 के जो उनके बयान दर्ज किए गए दिल्ली पुलिस के द्वारा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करके बता दिया कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं विभव कुमार और लगातार ये वायरल करवा रहे हैं, पहले उन्होंने पिटवाया, फिर वीडियो बनाया, फिर उसको वायरल किया, तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है साफ तौर पर निकल करके आ रही है। और जिस महिला सम्मान की वो खुद बात करते थे, कहीं ना कहीं उनको अपमानित करते हुए दिखाई दे रहे हैं केजरीवाल और उनके पूरे के पूरे कैंपेन के लोग। और जिस तरह से एलजी ने पहले उनको उनके पद से हटा दिया था विभव कुमार को, उसके बाद भी वो लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं। अभी उनको रिलीफ नहीं, उनको इंटरिम बेल मिला था, तो ये बहुत जरूरी है कि उनके हर एक कदम को उनको समझ करके चलना होगा। लेकिन अभी बैकफुट पे है फिलहाल, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जो केजरीवाल के घर के बाहर से आपको साफ तौर पर दिखाई दी जा सकती है। ये वो तमाम एंट्रेंस है, एफएसएल की टीम अंदर जा चुकी है, दिल्ली पुलिस की टीम अंदर मौजूद है, तमाम पर्दे से पहलुओं से पर्दा उठेगा, एक एक फुटेज की जांच की जाएगी। मुकेश, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब से ये मामला चला है एक वीडियो आज सामने आया है, लेकिन वो जो वीडियो है उसमें साफ नहीं है चीज़ें। तो जिस कमरे में ये घटना घटी है वहाँ पर सीसीटीवी ज़रूर होगा, तो सीसीटीवी की फुटेज कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दिल्ली पुलिस अपने साथ फॉरेंसिक टीम को लेकर वहाँ पर पहुँची हुई है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो खुद कह रहे हैं कि अंदर की सारी सीसीटीवी निकाली जाए, बाहर की निकाली जाए। बाहर गेट पे 8 कैमरे सीसीटीवी के तैनात हैं, अंदर कैमरे तैनात हैं। उस दिन जो जो लोग वहां थे दिल्ली पुलिस की टीम उन तमाम लोगों से उनके बयान दर्ज करेगी। एक रजिस्टर है, विजिटिंग रजिस्टर, कौन कौन उस समय अंदर आया था, कौन कौन मौजूद था, सभी के फोन की भी जांच की जाएगी कि किसी ने कोई वीडियो तो नहीं डिलीट किया। अगर वो वीडियो जानबूझ के बनाया गया तो क्या और बड़ा वीडियो था जिस वीडियो की हम बात करें, क्योंकि वो उतना पूरा वीडियो नहीं वायरल हुआ तो उससे कुछ अंश वायरल किए गए। क्या ये आम आदमी पार्टी की एक और साजिश हो सकती है कि वो अपने आप को सिंपैथी लेना चाह रहे हो मालीवाल की कुछ आवाजों को सुना करके कि नहीं वो खुद भी वहां पर लाउड थी थोड़ा सा और वो जिस तरह से बहस करी थी। लेकिन इसी का पर्दा उठाने के लिए एफएसएल की टीम यहाँ आई है। तमाम वो वीडियो जांचे जाएंगे, उन लोगों से उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। क्राइम ब्रांच की टीम होगी, दिल्ली पुलिस की जो 9 जिले की टीम होगी, एफएसएल की टीम होगी, लगातार वो बयान दर्ज कर रही है। और अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही देर बाद जब महाराष्ट्र की कैंपेनिंग करने के बाद अगर केजरीवाल आते हैं तो उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। तो मुश्किलें जो है वो हमले का नाम नहीं ले रही हैं। जिस तरह से केजरीवाल जी कर रहे थे, पूरे देश में प्रचार करने के लिए वो निकले थे, जेल से बाहर आए थे, उनको 20 दिन की मोहलत मिली थी और 2 तारीख को उनको सरेंडर करना है। लेकिन कहीं अगर ये बात उनके खिलाफ जाती है तो ये उनके लिए उल्टा भी पड़ सकता है, उनकी कहीं बेल खारिज ना हो जाए। तमाम चीजें उनके जहन में घूम रही होंगी, इसलिए वो भी अब उनके पास एक ही विकल्प है, विभव कुमार को जल्दी से जल्दी पुलिस के सामने लाए। और जिस तरह से विभव कुमार को ढूंढने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें डिप्लॉय की गई, उनके घर पर रेड हो रही है, जहां जहां उनकी लोकेशन मिल रही है वहां उनके खिलाफ रेड की जा रही है। कितनी जल्दी दिल्ली पुलिस की टीम उनको गिरफ्तार करती है इस पर भी सभी की निगाहें होंगी। लेकिन अभी की आज की सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग निकल के आ रही है, वो ये है कि केजरीवाल के लिए यहाँ मुश्किलें बढ़ गई। मुकेश, इस पूरे अगर हम मामले को देखें तो इस मामले में जब ये मामला हुआ था उसके बाद संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि हाँ इस तरह की घटना हुई है और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि इस पर कार्रवाई भी की जाए। लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ है, क्योंकि ये मामला एक तरफ जब संजय सिंह इस तरह के बयान देते हैं और उसके बाद अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री की ओर से या आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरह की किसी कार्रवाई की कोई बात नहीं की जा रही है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि सबने मुंह में मेहंदी लगा ली हो, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, सब चुपचाप बैठे हुए हैं और तमाशा देख रहे हैं। क्योंकि संजय सिंह ने जिस तरह से परफॉर्मेंस करके कुछ सिंपैथी गेन करने की कोशिश करी थी कि नहीं उनकी पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। और वो महिला जो है उनकी सांसद है राज्यसभा से, खुद भी आते हैं और स्वाति मालीवाल भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो वुमेन सेल जो थी डीसीडब्ल्यू की, उसकी फॉर्मर अध्यक्ष भी रह चुकी है, जो केजरीवाल के पग पर खड़ी होती दिखाई दी। जब भी उनको जरूरत पड़ी तो उनके साथ इतनी बड़ी बर्बरता और इनके कंपाउंड में हो जाती है और फिर भी केजरीवाल चुप क्यों है। संजय सिंह ने जिस तरह से एश्योरेंस दिया कि कार्रवाई होगी, बात होगी, लेकिन मैंने बताया कि अगले ही दिन वो लखनऊ में स्पॉट किए जाते हैं उनके साथ। तो ये तमाम चीजें दुनिया पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि इतना हार्डकोर अगर उनका नेचर था तो उनको वहां ले जाने की क्या जरूरत है। कोई पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, अपनी फीमेल कुलीग को क्यों नहीं राहत दिलाई गई। वो यहाँ से सीधे सिविल लाइन ऑटो पकड़ करके जाती हैं और वहां जाकर के वो कहती हैं कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई है। एसएचओ को बताती हैं। वो जो रिलीज वीडियो है जिसके अंदर वो छोटे फ्रेंड्स है उसमें वो कह रही हैं कि मुझे डीसीपी
एसपी से बात करनी है, मुझे एसएचओ से बात करनी है, और उनको वहां से लोग बाहर जाने को कहते हैं। क्या एक ये अमानवीय घटना नहीं है कि एक सांसद से आप इस तरह की पूरी की पूरी बात करते हैं, इतनी बेशर्मी से उनके साथ पेश आते हैं? तो ये दिखाता है कि इस राजनीति को उन्होंने कितना गंदा कर दिया है और इस राजनीति डर्टी पॉलिटिक्स में ये कितने नीचे गिरते जा रहे हैं, इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। मुकेश, इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं विभव, उन पर जो आरोप लगा है उनको महिला आयोग की ओर से भी सम्मन किया गया था, लेकिन जो अभी तक खबरें आई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि वो महिला आयोग के सम्मन का भी वो पालन नहीं कर रहे। बिल्कुल, महिला आयोग ने आज उनको 11 बजे बुलाया था, लेकिन वो वहाँ पेश नहीं हुए। उनको फिर से एक नोटिस दिया गया। महिला आयोग ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो वो दिल्ली पुलिस के पैरेलल अपनी कार्रवाई को करेंगे। अगर दिल्ली पुलिस उनके साथ मिलकर के कार्रवाई चाहती है तो उसके लिए भी अग्री है। तो महिला आयोग ने भी इसको बड़ी गंभीरता से संज्ञान में लिया। उन्होंने कहा कि वो मालीवाल को जानती है। रेखा शर्मा ने कहा, और एक महिला होने के नाते उनका ये कॉल है कि वो उनको न्याय दिलाएं। तमाम उनके जो भी बयान है उसको लेकर के वो कोर्ट जाने की भी बात कर रही है कि मतलब वो यहाँ पर इसको छोड़ने के बिल्कुल मोड़ में। और जिस तरह का ये पूरा का मूवमेंट बना है, इसमें सभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ तमाम फैक्ट जा रहे हैं। और मैं बताऊं, जिस तरह की वो राजनीति की बात करते थे कि क्लीन पॉलिटिक्स करेंगे, जिस तरह से उन्होंने अन्ना हजारे कैंपेन लेके आए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन कैंपेन लेकर के आए, लेकिन आज देखिए, पहले शराब घोटाले में गिर जाते हैं, ईडी 10वां नोटिस देती है, तब उनकी गिरफ्तारी होती है, उस गिरफ्तारी को अवैध करार दिलाते हैं, उसके लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। उसके बाद ये नया एपिसोड शुरू हो जाता है, विभव कुमार को तलब किया जाता है, वो नहीं आते हैं। तो ये दिखाता है कि कितना इन लोगों के अंदर एरोगेंसी है, कानून को मानते नहीं है या कानून इनके लिए कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। जिस तरह से पूरी अगर एफआईआर को पढ़ेंगे तो विभव कुमार के खिलाफ जो उन्होंने बयान दर्ज कराया, जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि आपको ऐसी जगह, तुम्हें ऐसी जगह गाड़ दिया जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। एक सांसद को, एक फॉर्मर पीए जो विभव कुमार है, वो इस तरह से धमकाता है, इतना मारता पीटता है। तो ये चीजें दिखाती हैं कि एक महिला को लेकर के कितनी संजीदा है ये सरकार, और जिस महिला के सम्मान की बात करती है, जिसको गौरव देने की बात करती है, किस तरह से सम्मान उन्होंने अपने खुद के कंपाउंड में ताकत किया। मुकेश, इसके अलावा स्वाति मालीवाल की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि ये जब घटना घटी थी उसके बाद स्वाति मालीवाल की ओर से पुलिस को कॉल की गई थी, लेकिन उसके बाद वो चुप हो गई थी, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। आज जब ये एक वीडियो सामने आया है, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया ज़रूर आई है, लेकिन क्या उनकी ओर से पुलिस में कोई लिखित शिकायत अभी तक दर्ज कराई गई है या नहीं? शिकायत उनकी दर्ज हो चुकी है, 164 के बयान दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने बयान दर्ज करने के बाद ट्वीट करके बताया कि किस तरह से हिटमैन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, और किस तरह से उन्होंने बताया कि वीडियो वायरल करके उनको किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसको अपने फेवर में खेलने की कोशिश करती है। लेकिन मालीवाल ने कहा कि अगर सभी वीडियो की जांच की जाएगी तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और लगातार अब आ रही है। 3 दिन तक उनकी माता ने बताया कि वो ट्रॉमा में चली गई, मतलब एक सदमा था उनके लिए। और वो खुद कहते हैं एक दशक से वो जानती थी विभव कुमार को, आम आदमी पार्टी को, बहुत सारे नेताओं को बहुत करीब से जानती थी। और कई ऐसे मौकों पर हमने देखा कि वो आम आदमी पार्टी के लिए झंडा उठा के खड़ी रहती थी। लेकिन आज उनके साथ इतनी बड़ी घटना 13 मई को हो जाएगी, उन्होंने इसको सपने में भी नहीं सोचा था। और एक महिला के लिए बिल्कुल इसको समझ पाना बिल्कुल उनके लिए आसान नहीं था। जिस तरह से उनके साथ वो व्यवहार हुआ, 7 से 8 थप्पड़ मारे जाते हैं, उनके बटन टूट जाते हैं, वो किस तरह से अपनी अस्मिता को बचाने की कोशिश करते हैं। विभव कुमार कितने वायलेंट हो रहे थे, कितने एग्रेसिव हो रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने उनको एग्जॉल्ट किया, ये तमाम चीजें वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर उन्होंने जाकर के उसकी वहां पे उन्होंने सबसे पहले 112 पे कॉल करी, सिविल लाइन थाने वो खुद गई, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को उठाया कि उनके साथ ये हुआ है। हालांकि कुछ देर के लिए वो चुप जरूर, लेकिन उसके बाद जब उनको दिल्ली पुलिस ने जाकर के अप्रोच किया, उनसे बात करी, उनके बयान दर्ज किए, तो दूध का दूध पानी का पानी, उन्होंने सारा खुल के बोल दिया कि उनके साथ उस दिन क्या क्या हुआ था। और उसके बाद उनकी मेडिकल जांच की गई, एम्स में उनकी जांच हुई। तो ये तमाम चीजें उनकी तरफ से दिल्ली पुलिस ने करी, और खुद भी स्टेटमेंट दे रही है ट्विटर के माध्यम से। वो अपने लोगों के बीच में और ये बता रही है कि कितना गड़बड़ चल रहा है पार्टी के अंदर। आप देखिए इस कंपाउंड के अंदर जो कुछ 13 मई को हुआ, उसके पर्दे दर पर खुलेगी, पर्दो वहां से पर्दा उठेगा कि इसके अंदर क्या हुआ। इस एंट्रेंस पे वो जाती है, और इसके हॉल में, डाइनिंग हॉल में उनके साथ जो कुछ भी बर्बरता हुई, वो अब एफएसएल की टीम यहाँ से जांच करके लेकर के आएगी, और दिल्ली पुलिस की टीम स्टेटमेंट लेगी, तमाम वो एविडेंस जुटाएगी, रजिस्टर पर चेक करेगी उस दिन कौन कौन अंदर मौजूद था, कितने लोग अंदर मौजूद थे। उस ऑटो ड्राइवर से भी पूछा जाएगा कि फातिमा उनको कहाँ मिली, यानी हर एक कड़ी को जोड़ा जाएगा। उसके बाद वो एविडेंस जुटा करके दिल्ली पुलिस की टीम कोर्ट में पेश करेगी। 164 के बयान दर्ज हो चुके हैं। तो
यहाँ से एक और नई जो है मुश्किलें जो है केजरीवाल के लिए खड़ी हो गई हैं। अभी वो खुद इंटरिम बेल पे हैं, उनको दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाने हैं। इससे पहले ये सरदर्दी उनके लिए बिल्कुल इस जो पॉलिटिक्स चल रही है, इंडियन प्रीमियर लीग की जो इंडियन पॉलिटिक्स लीग चल रहा है उसके अंदर जो एक नया एपिसोड है ये केजरीवाल की तरफ से जुड़ करके आ गया। जहां उनको संभलना था वहां वो यहाँ पर बिखर गए और जिस तरह से उनकी आपके नई जो यहाँ पर घटनाक्रम को उन्होंने आज जन्म दिया, कैसे उससे निकलते हैं ये देखने वाली बात है। ठीक है मुकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि इस वक्त दिल्ली पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची हुई है और ये जो मामला है ये आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला है। स्वाति मालीवाल की ओर से आरोप लगाए गए थे कि जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर गई थीं तो वहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव की ओर से उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद ये मामला काफ़ी गर्मा गया है। कल दिल्ली पुलिस की ओर से जो आपकी सांसद हैं, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, उनसे भी पूछताछ की गई और इस वक्त दिल्ली पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? बिल्कुल चंद्रशेखर, अभी गेट के अंदर टीम जस्ट एंटर करी है और पूरे के पूरे उस प्रेमाइसेस को देखेगी कहाँ कहाँ वो गई थी। इस गेट से वो जब वेटिंग हॉल में गई वहां से जब उन्होंने बोला कि मुझे सीएम से मिलना है, तो जिस एरिया में वो सीसीटीवी था उन तमाम चीजों को एसएसएल की टीम करेगी, अपने पास एविडेंस के तौर पर उनको रखेगी। मोबाइल फोन की जांच की जाएगी, जो जो उस वीडियो में आ रहे हैं, जो वो 3 लोग उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, विभव कुमार का वीडियो भी चेक किया जाएगा और जो जो एसोसिएट वहाँ पर मौजूद थे उनके भी फुटेज उनके चेक किए जाएंगे कि इस दौरान उन्होंने कोई वीडियो को नहीं डिलीट किया। अगर किसी को व्हाट्सएप किया तो वो कौन कौन से लोग थे जिनको वो वीडियो व्हाट्सएप किया। यही तो वो खुद भी कह रही है कि अंदर के तमाम वीडियो निकाल लिए जाए तो आपको सब पता लग जाएगा कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ। मालीवाल कह रही है कि एक तरफ का एपिसोड है जो छोटी सी क्लिप में दिखाया गया है कि वो बहस कर रही है, लेकिन पूरा का पूरा जो स्टोरी था वो इस कंपाउंड के अंदर लिखा गया, कहानी इसके अंदर लिखी गई। और साथ साथ उन्होंने बोला अपनी एफआईआर में कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल उस समय अंदर मौजूद थे, उनसे आकर के एक अधिकारी ने बोला। मुकेश, आपको मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल की लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है आबकारी नीति मामले में और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को तो आरोपी बनाया गया है, साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल चंद्रशेखर, आज ही कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात बताई गई ईडी की ओर से कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो जाएगी और अब से कुछ देर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो गई है। इसमें आपने अभी बताया जैसा आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं, क्योंकि पार्टी एक लीगल एंटिटी जरूर है, लेकिन जो भी पार्टी में अगर किसी तरह की कोई गैर कानूनी गतिविधि या कोई अपराध होता है तो जाहिर है कि जो जिम्मेदारी बनती है, लायबिलिटी बनती है, वो उसके या तो ऑफिस होल्डर्स की बनती है या आम आदमी पार्टी जहां पर एक प्रेसिडेंट ना होकर के, जिनको आप अध्यक्ष नहीं बोलते, संयोजक बोलते हैं आम आदमी पार्टी के, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं जो मुख्य संयोजक हैं, उनकी लायबिलिटी बनती है। इन्हीं दो कारणों से पार्टी के ऊपर जो भी आरोप लगेंगे उनका सीधे सीधे सह आरोपी या कहें कि उसके पार्टनर संयोजक भी माने जाएंगे। तो ये वजह है कि आम आदमी पार्टी और ये इसमें अरविंद केजरीवाल दोनों का नाम शामिल है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल की विशेष रूप से भूमिका की बात करें चंद्रशेखर, तो ईडी का कहना है कि वो दो भूमिकाओं में उनका पूरा इसमें लेन देन रहा है पूरे घोटाले में। पहला, आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पे जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिनको कहते हैं ईडी के मामले में कि जो भी रिश्वत का पैसा है वो पार्टी द्वारा इस्तेमाल किया गया, तो वो उसमें एक अरविंद केजरीवाल की भूमिका संयोजक के तौर पे है। और दूसरा, जो नीति बनी, जिस ऐसी लिकर पॉलिसी में जो बदलाव किया गया जिससे कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचे, उनके मुनाफे में बढ़ोतरी हो और उस मुनाफे का हिस्सा वो रिश्वत के तौर पर वापस दिल्ली आम आदमी पार्टी को देंगे, ऐसी नीति बनाने में उनकी चीफ मिनिस्टर के तौर पर भूमिका है। और उसी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस्तेमाल करने में संयोजक के तौर पर भूमिका है। तो ये दोहरी भूमिका है उनकी, ये ईडी पहले भी कह चुकी है। एक चीज चंद्रशेखर और है कि वो चार्जशीट में ये जो बातें हैं, ये इस तरह की बातें पहले भी कही गई थी हाईकोर्ट में जब जमानत का विरोध किया गया था, क्योंकि अभी चार्जशीट जो है वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी, ना ही मीडिया के साथ साझा की जाएगी। हालांकि कुछ पॉइंट
कुछ बिंदु ईडी कई बार साझा करता है, लेकिन जब तक कोर्ट संज्ञान नहीं ले लेता है चार्जशीट का तब तक वो पब्लिक नहीं किया जाता है उसको। तो ये जो बिंदु मैं आपसे चर्चा कर रहा था, चाहे वो फोन को नष्ट करने की बात हो, ये भी थी कि इसमें जो अरविंद केजरीवाल और इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं उन्होंने जांच की पूरी एक अवधि के दौरान 150 से ज्यादा फोन, ये कहा गया था कि 176 फोन संभवतः नष्ट किए या बदले। दूसरी बात, नीति को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगते रहे हैं, चैट्स का हवाला है, या गोवा में जो पार्टी के उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार था जिसने कि अखबारिया बयान दिया कि उनको पैसे मिले थे कैश में, ये सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं एफिडेविट्स में, और यही सारी बातें चार्जशीट में भी होंगी, हालांकि चार्जशीट अभी सार्वजनिक नहीं है। विकास, इस पर यह जानना चाहेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी जमानत पर हैं और कुछ दिनों पहले वो तिहाड़ की जेल में बंद थे। अब जो ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है, इसका क्या कुछ असर आगे पड़ सकता है? देखिए, इसका एक असर ये पड़ेगा, हालांकि आप जमानत जो जानते हैं वो बहुत ही कंडीशनल उनको बेल मिली है, जो 1 जून को खत्म हो रही है और 2 जून को उनको समर्पण करना है, वो चुनाव प्रचार के लिए मिली है। लेकिन आमतौर पर चंद्रशेखर, चार्जशीट के बाद आरोपी को जमानत मिलने में अड़चनें कम पेश आती हैं, क्योंकि तब एक जांच किसी एक निष्कर्ष तक पहुंच चुकी है, तभी आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हैं कोर्ट में। तो हमेशा सामान्यतः वो अलग अलग मामलों में आरोपियों के फेवर में जाता है, लेकिन ईडी के केस में आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि चार्जशीट के बाद भी क्या इस तरह की कोई फेवरेबल कंडीशन आरोपी के लिए बनेगी, क्योंकि हम मनीष सिसोदिया के मामले में देख रहे हैं कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जब दाखिल हुई है इसमें, या जिस आरोप पत्र में मनीष सिसोदिया का नाम है, वो दाखिल होने के बावजूद उनको जमानत नहीं मिल पाई है। तो केस पर कई बार सकारात्मक असर पड़ता है, या केस टू केस ये भी होता है कि कोई असर नहीं पड़ता है, जो आरोपी जिस स्थिति में पहले था उसी में वो बना रहता है। तो ये एक कोई सेट पैटर्न नहीं है। ईडी के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये जो जमानत है ये बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी गई जमानत है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद उनको ऐसी कोई बड़ी राहत मिल जाएगी कहना मुश्किल है। बिल्कुल विकास, हमारे साथ बने रहिए। तो अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक तरफ वो आबकारी नीति के मामले में अभी कुछ ही दिनों पहले तक जेल में बंद थे, लेकिन उनको जमानत दी गई थी और वो कंडीशनल जमानत थी, कुछ ही दिनों की वो जमानत है, उसके बाद उनको आत्मसमर्पण करना है। और इस सब के बीच सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों को आरोपी बनाया गया है। और वहीं अभी कुछ ही देर पहले हम आपको बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची हुई है। स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ ये मामला है। अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं उन पर आरोप है कि उन्होंने आपकी जो राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उनके साथ बदसलूकी की, उनके साथ मारपीट उन्होंने की, और इसको लेकर के लगातार जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस ने कल स्वाति मालीवाल से पूछताछ की थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस आज अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची हुई है। तो लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान समीर चौगांवकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। समीर जी, अगर ये कुल मिला के हम देखें जो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हैं, सबसे पहली जो मुश्किल है वो आबकारी नीति को लेकर के है। आबकारी नीति में उनको कुछ दिनों के लिए जमानत मिली हुई है, कुछ दिनों के बाद उनको फिर आत्मसमर्पण करना है, और उसको लेकर के ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों को आरोपी बनाया गया है। दूसरा जो मामला है, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी ओर से कुछ दिनों पहले एनआईए जांच के लिए कहा गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोप ये था कि उन्होंने आतंकी संगठन से फंडिंग ली अपनी पार्टी के लिए। और तीसरा स्वाति मालीवाल वाला मामला तो चल ही रहा है। क्या कुछ कहेंगे, कितनी मुश्किलें आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री की इस वक्त बढ़ चुकी हैं? देखिए, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जैसे कहते हैं ना, कहावत है कि आसमान से टपके खजूर में अटके। तो अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे थे कि स्वाति मालीवाल एक मुख्यमंत्री के घर पर उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद के खिलाफ इस बर्बरता पूर्व मुख्यमंत्री का निजी सचिव मारपीट करता है। मुख्यमंत्री घर में रहते हैं, मुख्यमंत्री का पूरा परिवार घर में रहता है और कोई उसे बचाने नहीं आता। या विभा कुमार की इतनी हैसियत है कि वो बिना मुख्यमंत्री की अनुमति से एक
पार्टी के राज्यसभा सांसद को, जो अरविंद केजरीवाल के साथ 20 साल से जुड़ी हुई थी, 2000 से जब अरविंद केजरीवाल एनजीओ चलाते थे तब से जुड़ी हुई महिला के साथ वो इतनी बदतमीजी करते हैं, तालिबानी व्यवहार करते हैं। जो तालिबान अफगानिस्तान में जो तालिबान लोग हैं जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं वैसा अत्याचार करते हैं। और अरविंद केजरीवाल, ये घटना घटती है 13 मई को सुबह 9:15 पे। 14 मई की शाम को संजय सिंह पत्रकार वार्ता में कहते हैं कि हाँ हमने संज्ञान में लिया है। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल बात नहीं करते हैं और फिर जब लखनऊ के अंदर जब पत्रकार वार्ता में पूछा जाता है तो वो संजय सिंह की तरफ माइक बढ़ा देते हैं। अरविंद केजरीवाल को ये तय करना था कि वो विजय कुमार का साथ देंगे या स्वाति मालीवाल का साथ देंगे। और विजय कुमार के बारे में कहा जाता है कि मेन फ्राइडे, ये एक अंग्रेजी का टर्म है मेन फ्राइडे। इसका मतलब होता है कि बहुत करीबी और बहुत विश्वसनीय व्यक्ति जो आपके सारे राज जानता हो उसे मेन फ्राइडे कहते हैं। आज तो फ्राइडे है, आज विभव कुमार के लिए ब्लैक फ्राइडे बनने जा रहा है, जो अरविंद केजरीवाल के इतने करीबी सहयोगी रहे। और अरविंद केजरीवाल ने आज बता दिया है कि विभव कुमार उनके लिए बहुत ज्यादा करीबी है। भले ही उन्होंने उनकी पार्टी के एक सांसद के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट के उसके बाद भी वो अपने पीए का साथ देंगे, उसको पंजाब लेकर जाएंगे, उसको लखनऊ साथ में लेके जाएंगे, उसके साथ गाड़ी में घूमेंगे, उसको पंजाब की सरकार के चार्टर्ड प्लेन में घुमाएंगे। विभव कुमार को नहीं छोड़ेंगे, भले स्वाति मालीवाल पुलिस में जाके कंप्लेंट करे। अब यह मामला विभव कुमार बनाम स्वाति मालीवाल नहीं है, यह मामला अब अरविंद केजरीवाल बनाम स्वाति मालीवाल बन चुका है। इसके अलावा समीर जी, ये अभी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है ईडी की ओर से, इसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों को आरोपी बनाया गया है। ये कितनी मुश्किलें बढ़ाएगी अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी कुछ ही दिनों पहले तिहाड़ जेल में बंद थे, उनको कंडीशनल जमानत दी गई है, कुछ ही दिनों बाद उनको आत्मसमर्पण भी करना है। तो ये जो आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है, ये कितनी मुश्किलें बढ़ाएगी अरविंद की? देखिए, अरविंद केजरीवाल की 2 तारीख को जब सरेंडर करेंगे, मुझे लग रहा है उसके बाद उनको फिर से बेल मिलना लगभग असंभव रहेगा। ईडी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि जो अपराध की आय जो अर्जित की है उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, और आम आदमी पार्टी को अपराध की आय जिससे कमा कर दी है वह उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है। ईडी ने बहुत कहा था और कोर्ट ने भी इस बात को माना कि अगर कंपनी का डायरेक्टर कोई क्राइम करता है तो उसमें कंपनी का को भी अपराधी माना जा सकता है। और वैसे ही रहा, दिल्ली की आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, जो सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल, उनने शराब घोटाले में जो अपराध की आय हुई थी उससे न सिर्फ आम आदमी पार्टी ने गोवा का चुनाव लड़ा है बल्कि पंजाब के चुनाव में वो पैसा किया है। तो यह पैसा आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में खर्च किया है, इसलिए आम आदमी पार्टी भी उसमें आरोपी है। और मुझे लग रहा है इतने पुख्ता सबूत ईडी के पास है इस समय कि रूंगटा का, उसके अंदर राघव रूंगटा का बयान है, बुच्ची बाबू का बयान है, के कविता की बेल नहीं हो रही है, के कविता का बयान है उसके अंदर मनीष सिसोदिया 1 साल से ज्यादा जेल के अंदर बंद है। 6 बार मनीष सिसोदिया लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए आवेदन कर चुके हैं। 6 बार मनीष सिसोदिया की बेल खारिज हो चुकी है। मुझे लग रहा है ईडी के पास बहुत पुख्ता सबूत है और यह तय है कि अरविंद केजरीवाल अब इस मामले में जब जेल जाएंगे उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। और यह तय है कि अरविंद केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया के समान लंबे समय तक जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि ईडी ने बता दिया है कि 50 से ज्यादा मोबाइल फोन अरविंद केजरीवाल ने डिस्ट्रॉय किए थे। अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से शराब माफियाओं के साथ बैठक की थी, किस तरीके से अरविंद कुमार के मुख्यमंत्री के पीए ने कहा था कि हाँ मैं आपके मुख्यमंत्री के साथ बैठक करा दूंगा, किस तरह से लिकर पॉलिसी बनाई गई, किस तरह लिकर पॉलिसी पहले व्हाट्सएप पे के कविता और साउथ के जो लिकर लॉबी थी उनको भेजी गई। और शिकायत किसने की थी इस मामले की? इस मामले की शिकायत दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे उस समय नरेश कुमार, इन्होंने एलजी को लेटर लिख के दिया था कि दिल्ली की सरकार जो पॉलिसी लेकर आ रही है इसके अंदर करप्शन हो रहा है। उसके आधार पर गवर्नर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल है, केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाली है। उससे अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी का आने वाले दिनों में जो चुनाव आयोग के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ था वह भी खारिज होने की स्थिति बन सकती है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, शलभ मणि त्रिपाठी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। शलभ मणि त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज़ में।
ये जो खबरें अभी अभी आ रही हैं, 2 खबरें तो अभी अभी आई हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक स्वाति मालीवाल को लेकर के दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची हुई है। दूसरी ओर ईडी की ओर से एक चार्जशीट अभी अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है अदालत में, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों को आरोपी बनाया गया है शराब घोटाले को लेकर के। और तीसरा, अभी समीर जी से हम बातचीत कर रहे थे, उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। जो एनआईए जांच की सिफारिश की गई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसमें आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी ने फंडिंग ली थी खालिस्तानी आतंकी संगठनों से। तो ये सब जो मामले हैं, बीजेपी क्या कुछ कह रही है इस पर? देखिए, ये वो लोग हैं जो नैतिकता का लवादा ओढ़कर आए थे और जब भी इनके खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, इन्होंने उसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया। जब इन्होंने शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया, करीब 150 से ज्यादा मोबाइल फोन नष्ट किए, इनका बड़े पैमाने पर नेक्सस पकड़ा गया, तब ये बार बार ये कहते रहे कि राजनीतिक साजिश हो रही है क्योंकि हम बहुत काम कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अब जरा मुझे बताइए कि स्वाति मालीवाल किस पार्टी की है? स्वाति मालीवाल कौन से पार्टी की कार्यकर्ता है? उनके साथ जो कुछ हुआ, किसी भी मुख्यमंत्री की आवाज से जो कुछ हुआ, वो मुझे लगता है कि हमारे लिए, किसी के लिए, सब पूरे देश के लिए बहुत शर्मनाक है। और वो कोई सामान्य महिला नहीं है, वो राज्यसभा की सांसद है, वो चीफ मिनिस्टर के घर मिलने जाती हैं। अभी तो न जाने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा। हम सब तो उस बात को लेकर हैरत अंगेज हैं कि न जाने क्या क्या चीजें निकलेंगी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ राजनीतिक भ्रष्टाचार किया, बल्कि नैतिक भ्रष्टाचार किया, सामाजिक भ्रष्टाचार किया, आर्थिक भ्रष्टाचार किया। और ये तो इनके जो पहली आहट थी उसी से स्पष्ट हो गया था। अरविंद केजरीवाल जी के शुरुआती भाषण सुनिए तो बच्चों की कसम खा खा के ये कहते रहे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। ये कह कह के नेताओं को गाली देते रहे कि नेता तो बंगला ले लेता है, नेता तो गाड़ी ले लेता है, नेता स्विमिंग पूल बनवा लेता है, नेता सुरक्षा ले लेता है। ये सारी चीजें आम जनता के लिए होनी चाहिए। और बच्चों की कसम खाई, बच्चों की कसम तो यहां तक खाई कि नहीं हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जरा आप देखिए कि गाड़ी भी ली, बंगला भी लिया, सिक्योरिटी भी ली, पूरा का पूरा करोड़ों रुपए खर्च करके शीश महल बना लिया और भ्रष्टाचार पे इस स्तर पे किया कि जो आप देखिए उसकी कहां तक जा रही है, उसकी जो जड़ें हैं वो एनआईए जांच तक जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है जो देश के खिलाफ इन लोगों ने इस्तेमाल की है। मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता और दिल्ली के लोगों के साथ इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता, पंजाब के लोगों के साथ इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। और अभी तो आप देखिए परतें निकलेंगी, परतें खुलेंगी। आज जो ईडी ने सप्लीमेंट्री अपनी जो चार्जशीट दायर की है उसमें जो तमाम सारी चीजें आपके जरिए हम सब सुन रहे हैं, वो सुन के तो लगता है कि मतलब इससे बड़ा धोखा तो कुछ हो नहीं सकता कि आप इतनी बड़ी बड़ी ईमानदारी की बातें करके आई है, इतनी बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करके आई है। अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति को आपने जिस प्रकार से उनको इस्तेमाल किया, आज देश के साथ इतना बड़ा धोखा इन्होंने किया है। और मुझे लगता है कि इस देश की न्यायपालिका के साथ साथ इस देश की जो जनपालिका है, यानी जो लोकतंत्र है, वह भी अरविंद केजरीवाल को सजा देगा, आम आदमी पार्टी को सजा देगा। शलभ मणि जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से कोई नहीं है इस वक्त, इसलिए जो वो कहते हैं बार बार उसी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है ये राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैंने कहा ना कि उनके पास इसके अलावा कोई बहाना नहीं। आप चोरी करिए, पकड़े जाइए, आप कह दीजिए कि हम तो अपोजिशन में इसलिए पकड़े गए। आप भ्रष्टाचार करिए, पकड़े जाइए, आप कह दीजिए हम ऑपोजिशन में इसलिए पकड़े गए। आप जरा मुझे बताइए, झारखंड के भीतर अभी जो करोड़ों रुपए बरामद हुए वो क्या राजनीति में कोई बरामद कर देगा? अभी जो कांग्रेस पार्टी के एमपी के घर बरामद हुए करीब 400 करोड़ रुपए बरामद हुए, वो 400 करोड़ रुपए कहां से आए? और अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी ने जो एडिशनल जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की, और मैं तो कहता हूँ स्वाति मालीवाल कौन है? स्वाति मालीवाल कोई भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं है, वो किसी और दल की तो नहीं है। स्वाति मालीवाल तो आपकी पार्टी की हैं, आपकी बहुत करीबी रही है, आपके साथ आंदोलन के समय की रही है। अरविंद केजरीवाल जी के शुरुआती राजनीतिक कैरियर के दौर की वो उनके साथी रही हैं। और उनके साथ जो कुछ हुआ वो ये बताता है कि स्वाति मालीवाल ने तो कम से कम विरोध कर दिया। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद विरोध नहीं कर पाए, जो शायद खामोशी से सह गए, वरना न जाने किस किस प्रकार का भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में, उनकी सरकार में, उनके मुख्यमंत्री आवास पर हुआ है। मुझे लगता है कि उसकी जब परतें उधड़ेंगी तो बहुत सारी बातें आएंगी सामने और पूरे देश का सर जो है शर्म से झुका है, क्योंकि दुनिया के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है। आज दुनिया के लोग कह रहे हैं कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई सामान्य महिला नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उनको इस प्रकार से मारा गया, इस प्रकार से पीटा गया। उनकी एफआईआर पढ़िए तो अपनी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ, वो भी सीएम रेजिडेंस में, मुख्यमंत्री आवास में, जहां इतनी सुरक्षा होती है और मुख्यमंत्री वहां मौजूद है, उनके और परिवार के लोग वहां मौजूद है, तो कैसे ये मान लिया जाए कि उनका एक मुलाजिम, एक राज्यसभा सांसद को, जिसका की प्रोटोकॉल भी होता है, उनका पीए मार रहा है इस प्रकार से और बिना मुख्यमंत्री की शह के मार रहा है? ये कौन विश्वास करेगा?
तो इससे ज्यादा मुझे लगता है एनार्किज्म, इससे ज्यादा एक जंगल राज की स्थिति नहीं हो सकती जो आम आदमी पार्टी ने किया है, उनके लोगों ने किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और मुझे लगता है कि देश के साथ, देश की राजनीति के साथ इसको बहुत बड़े धोखे के तौर पर आने वाले समय में दर्ज किया जाएगा। ये एक इतिहास बनेगा। एक व्यक्ति आया जिसने आकर लोगों को सम्मोहित किया, ये बताकर कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, परिवार के लोगों को राजनीति में नहीं लाएंगे। सोचिए, लालू प्रसाद यादव की इतनी आलोचना करते थे, वंशवाद वंशवाद, और आज उनकी पत्नी किस प्रकार से कैंपेन करती है, आज वो किस प्रकार से पूरी भोग विलासिता का चीजें जीवन जी रहे हैं, स्विमिंग पूल बनवाते हैं, करोड़ों रुपए के घर बनवाते हैं, ऑफिस बनवाते हैं, सिक्योरिटी लेके पंजाब से लेके पूरी दिल्ली तक की सिक्योरिटी वो लेकर घूमते हैं। तो इससे ज्यादा धोखा मुझे लगता है भारतीय राजनीति में न किसी ने कभी दिया होगा, न शायद कभी कोई देगा। अरविंद केजरीवाल ने एक बिल्कुल इतना बड़ा विश्वास लोगों का तोड़ा है कि शायद आने वाले वक्त में अगर कोई आंदोलन करेगा, कोई क्रांति करने का प्रयास करेगा, तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। शराब घोटाले में जो कुछ हुआ है, आप जरा देखिए कि नई पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि पैसे कमाने थे। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, न्यू एक्साइज पॉलिसी लेकर आए, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर शराब की दुकानें खोल दी, पियो, जितना पी सकते पियो। न जाने कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। मद्य निषेध विभाग कहा जाता है। आज भी अगर आप देखिएगा तो सरकारी तौर पर उस विभाग का नाम है मद्य निषेध विभाग, यानी मद्य को निषेध करना है, ठीक है, शराब उनकी एक्साइज की पॉलिसी होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पूरी की पूरी पॉलिसी बदल डाली और उस पॉलिसी को इस स्तर पे ले गया कि नौजवान लड़के बर्बाद हुए, न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई और अपना घर भरता चला गया। जिस प्रकार से मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किया गया, और उससे बड़ी चिंता की बात, आपने देश के साथ धोखा किया, आपने देश के खिलाफ गद्दारी की। जो एनआईए जांच जा रही है, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, उनसे आपने चंदा लिया। बाहर बैठ के जो शक्तियां बैठकर भारत के खिलाफ साजिश करती थी, भारत को किस प्रकार से हिंसा का शिकार बनाया जाए उसका प्रयास करती थी, वो आपके साथ जुड़े रहे। उन्होंने आपके कैंपेन में पार्टिसिपेट किया, आपको फंडिंग की। इससे बड़ा मुझे लगता है दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि आपने देश के साथ गद्दारी भी की, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक भ्रष्टाचार भी किया, और जिन मुद्दों को लेकर जनता की अदालत से आप जीत कर आए, उन्हीं मुद्दों में आप जाकर खुद बैठ गए। आपने वही काम किए जिनको लेकर आपने दूसरों को गालियां दी। समीर जी, आप तो काफ़ी वरिष्ठ हैं और काफ़ी कुछ जो भारतीय राजनीति है वो आपने देखी भी है। एक राजनीतिक शुचिता एक चीज़ होती है, और हमने पहले इस तरह के राजनेता देखे भी हैं, उन पर अगर कुछ आरोप लग जाते थे तो वो अपने पद से त्यागपत्र दे देते थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक के बाद एक इस तरह के आरोप लग रहे हैं, और वो काफ़ी गंभीर आरोप है, चाहे वो घोटाले का आरोप हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का आरोप हो, या एक महिला के साथ बदसलूकी और इस तरह के आरोप हों। तो ये राजनीतिक शुचिता कहाँ चली गई है? वो अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो राजनीतिक शुचिता खुद ने तो छोड़ी है। वो हेमंत सोरेन को सलाह दे रहे थे कि आपने मुख्यमंत्री का पद छोड़ के गलती की, उन्हें मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। मतलब वो देश के मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि आप परिश्रम करते रहो और मुख्यमंत्री का पद मत छोड़ो। मैं तो दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का चरित्र देखिए। अभी कुछ दिन पहले राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। क्यों छोड़ी? कि छत्तीसगढ़ में उनके साथ किस तरीके से मिसबिहेव किया गया था कांग्रेस के नेताओं ने। क्या कांग्रेस के किसी नेता ने राधिका खेड़ा से बात की? छत्तीसगढ़ के नेताओं पर कार्रवाई की? राधिका खेड़ा रोती रही और बाद में उसको छोड़ना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। आज देखिए, आज स्वाति मालीवाल के साथ इतनी बड़ी बर्बरतापूर्वक तालिबानी सलूक किया गया सीएम के हाउस में। अरविंद केजरीवाल क्या स्वाति मालीवाल से मिलने घर नहीं जा सकते थे? क्या पत्रकार वार्ता लेके कह नहीं सकते थे कि विभव कुमार ने किया है और विभव कुमार को पार्टी से निकाल रहा हूं, मैं अपने पीएफ से हटा रहा हूं, और उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे? अरविंद केजरीवाल जेल से छुटकर आते हैं। अरविंद केजरीवाल को लखनऊ में पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है। अरविंद केजरीवाल को अमृतसर में जाकर पत्रकार वार्ता और चुनाव प्रचार करने के लिए समय है। अरविंद केजरीवाल के पास मनीष सिसोदिया की पत्नी से जाकर मिलकर उसकी तबीयत का हालचाल पूछने के लिए समय नहीं है। राघव चड्ढा का है, 1 साल से कहां गायब हो गए? 4-6 महीने से राघव चड्ढा की किसी को पास खबर नहीं है। कह रहा है आंख का इलाज कराने लंदन गए थे। मुझे लग रहा है आंख का इलाज कराने गए थे, वहां जाकर उनकी आंख खुल गई कि मैं गलत पार्टी के अंदर था और मुझे अब हिंदुस्तान नहीं जाना है। तो ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के नेताओं का चरित्र किस तरीके से होता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी के सांसद को राज्यसभा भेजते हैं, अपने ही घर में उसकी पिटाई करवाते हैं, और उसके बाद प्रेशर में से जब लखनऊ में पूछा जाता है तो संजय सिंह को आगे करते थे बात करने के लिए। आप एक बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप स्वीकार कीजिए ना कि मेरे घर में मारपीट हुई है, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ, मामला दर्ज करवाइए। आप एक शब्द नहीं बोल रहे हो। आपकी वाइफ जो जेल में आज जाते हो
तो आपकी वाइफ सुनीता केजरीवाल मीडिया में आकर बाइट देती है, विधायकों की बैठक लेती है। उस सुनीता केजरीवाल के घर में एक महिला के साथ इतना अत्याचार हुआ, सुनीता केजरीवाल ने न उनको मारने से रोका, न सुनीता केजरीवाल ने इस संदर्भ में आके बयान दिया कि मेरे घर में किसी महिला के साथ अत्याचार हुआ है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। क्या किसी परिवार के सदस्य का बयान है? मुझे लग रहा है ये बताता है कि आम आदमी केजरीवाल और उनकी पार्टी का चरित्र कैसा है। अच्छा हुआ देश की जनता ने 25 तारीख की वोटिंग के पहले दिल्ली की जनता ने उनका चरित्र देख लिया है। अब दिल्ली की जनता 25 तारीख को इन्हें सबक सिखाएगी और ये तय मानी है कि अगले साल तो विधानसभा का चुनाव भी दिल्ली में होने वाला है। उस समय भी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता सबक सिखा देगी। आम आदमी के नाम पर आंदोलन करके, आम आदमी की जनता का विश्वास अर्जित करके, आम आदमी के साथ जो विश्वासघात अरविंद केजरीवाल ने किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय राजनीति में जब भी शुचिता की बात होगी तो उदाहरण दिया जाएगा कि कैसा एक व्यक्ति शुचिता की ईमानदारी की बात कर राजनीति में आता है और कैसा बहरूपिया बनकर दिल्ली की जनता को ठगने का काम करता है। पंजाब के अंदर अभी एक विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि एक बड़े नेता राज्यसभा सांसद पंजाब के अंदर ड्रग्स का कारोबार करते हैं, पुलिस के कई अधिकारी उसके अंदर शामिल है। वर्तमान की हिम्मत नहीं हुई कि अपने विधायक से पूछ ले कि आपने स्टेटमेंट क्यों दिया। विधायक कह रहा है कि आम आदमी पार्टी का विधायक कह रहा है कि हमारे नेता पुलिस के साथ मिलकर ड्रग्स का व्यवसाय कर रहे हैं। पंजाब को अरविंद केजरीवाल कहां ले जाना चाहते हैं? खालिस्तानी सिख समर्थकों से पैसा लेते हैं, युवाओं को ड्रग्स के व्यवसाय के अंदर ड्रग्स इतने आसानी से पंजाब में उपलब्ध करा के रख दिए केजरीवाल सरकार ने। मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए और दिल्ली के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी ऐसी सरकार को जो ड्रग्स खुलेआम बिक रहा है उसको बर्खास्त करना चाहिए। यह सरकार देश के लिए बहुत खतरनाक है। दोनों राज्यों की सरकार, दिल्ली और पंजाब की सरकार, अब दिल्ली की जनता जान चुकी है। मुझे लग रहा है 25 तारीख को जब वोटिंग होगी तो 2014 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती थी। इस बार 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो मिलकर लड़ रहे हैं उनकी वहां जमानत जब्त होगी, ये आप देख लेना। ठीक है समीर जी, शलभ जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। मुकेश, पहले तो ये बताइएगा कि क्या कुछ वहां पर इस वक्त चल रहा है, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि जहां एक तरफ स्वाति मालीवाल वाले मामले को लेकर के वहां पर दिल्ली पुलिस पहुंची है, वहीं ईडी ने यहां पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी अदालत में दाखिल की है। कितनी मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ रही हैं? बिल्कुल दोहरी मार आज कह सकते हैं आज के दिन उनको यहाँ पड़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो जाती है कोर्ट में, दूसरी तरफ यहाँ पर जो है एफएसएल की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम उनके बंगले को खंगाल रही है। कुछ दिन पहले ही उनको रिलीज करके जब छोड़ा गया था तो उन्होंने अपना एक नया एजेंडा सेट किया था कि वो आगे की कैंपेन को कैसे बढ़ाएंगे। जैसे हमारे गेस्ट बता रहे थे कि 25 तारीख को दिल्ली में वोटिंग की जाएगी तो ऐसे दोहरे मुखौटे से जल्द ही पर्दा उठ जाएगा, यूं कह सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल जिस साफ छवि का नारा लेकर के आए थे पार्टी में कि स्वच्छ राजनीति करेंगे, कोई भी गैर कानूनी काम होगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी गलत व्यक्ति होगा उसको जेल भेज देंगे। लेकिन उनका खुद का जो पीए है, जिस तरह से निजी सचिव है जिसको पहले एलजी ने बर्खास्त किया उसके पद से, उसको लेकर के वो घूम रहे हैं। और जब उन्होंने उनके साथ मालीवाल के साथ जो यहाँ पर एपिसोड किया, जिस तरह से उनके साथ बर्बरता उन्होंने दिखाई, उसके बाद भी उनको शर्म नहीं आया। वो उनको लगातार अपने चुनाव में लेकर के घूम रहे और कहीं ना कहीं वो इंश्योर थे कि उनकी जो गठबंधन की सरकार है वो सरकार बनाएगी। तो ये सब चलता है, बट ऐसा नहीं है कि सब चलता है, यहाँ पर सब दिखता है। देखिए, और जिस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम अभी भी अंदर है, एफएसएल की टीम अभी कुछ एविडेंस लेकर के यहाँ से निकली है और बहुत सारी टीमें जो है अंदर लगातार जांच कर रही हैं। एक एक कैमरे को यहाँ खंगाला जाएगा, एक एक चीज को यहाँ पर चेक किया जाएगा। जिस तरह से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई उसमें भी लगातार ये बातें उठाई जा रही थी कि कौन कौन से लोग उनके साथ मिले हुए हैं, कहाँ कहाँ पैसा इस्तेमाल किया गया। गोवा चुनाव में जो पैसा लेकर के आए, एक तो गवाह जो है वो सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया, उसने बताया कि किस तरह से उसके साथ भी धोखा हुआ। उसको ये समझ में आ गया कि केजरीवाल किस तरह की राजनीति करते हैं, कैसे लोगों को अपने झांसे में लेते हैं। स्वाति मालीवाल जैसे बताए थे 20 साल से वो उनके साथ काम कर रही हैं, वो खुद कह रही हैं कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि चीफ मिनिस्टर खुद घर में है, उनकी धर्मपत्नी घर में है, तमाम वो लोग उनके घर में हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी की पूरी टीम उनके पास थी, लेकिन किसी ने उनको बचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने विभव कुमार को रोकने की कोशिश नहीं करी। तो एफएसएल
एफएसएल की टीम यहाँ पर जो अंदर से वो जांच करने की कोशिश कर रही है, तमाम वो फोन्स, तमाम वो रिकॉर्ड्स, उस दिन यहाँ पर क्या क्या हुआ, कौन कौन सी जगह उन्होंने जो बताई है अपनी डिस्क्रिप्शन में कि उनको उस एरिया के अंदर रखे हुए डाइनिंग सेट के ऊपर मारा गया, वो टेबल जो सेंट्रल टेबल थी उस पर रखा, उनके सर को मारा गया, तमाम जगह उनके जो चोटें आई हैं उनकी मेडिकल जांच हो चुकी है, रिपोर्ट उनकी आनी बाकी है, ये तमाम चीजें उन्होंने बताई। तो वो तमाम साक्ष्य वो जुटाने की कोशिश कर रही है और एविडेंस जुटाने की कोशिश कर रही है, हर एक के बयान दर्ज करने की कोशिश कर रही है। टाइम टेकन काम है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाएंगे उन तमाम चीजों को लेकर के, क्योंकि केजरीवाल सिरे से नकार देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ कभी कहा ही नहीं किसी ने, ना किसी ने कभी कुछ किया, तो वो अपने आप ही हो जाता है, वो ऐसा कहते हैं, जिससे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कई बार फटकार भी लगाई कि एजेंसियों को उनका काम उनके हिसाब से करने दिया जाए, आप उनके बीच में ना आए, आपने जो काम किया वो अलग है, जो उनको काम करना है वो अलग है, पॉलिटिकली और किसी भी एजेंसी के बीच में आप ना आए। तो यहाँ पर एजेंसी अपना काम कर रही है, ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, और जैसे दिल्ली पुलिस ने उनकी कंप्लेन ली, एफआईआर दर्ज करी, उसके बाद लगातार पूरे दिन से आज जो है गतिविधि बढ़ती दिखाई दे रही है। ठीक है मुकेश, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सलभमणि त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, समीर चौगांवकर हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विकास सारथी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं, और हमारे साथ एक लीगल एक्सपर्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो काफ़ी अच्छा पैनल इस वक्त इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले विकास सारथी के पास हम चलेंगे। विकास, क्या कुछ हुआ है कोर्ट में आबकारी नीति मामले को लेकर के, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर चंद्रशेखर 2 सुनवाई चल रही थी। पहली सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए तुरंत रिहाई की मांग की थी। हालांकि इस बीच में उनको अंतरिम जमानत मिली है चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन जो उनकी मुख्य याचिका है उस पर भी आज बहस चलती रही। उस पर हियरिंग कंक्लूड हो गई, दोनों पक्ष अपनी बात रख चुके हैं, अब फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। इस बीच में जो एक बड़ा डेवलपमेंट था वो ये था, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, एमपी एमएलए कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, वहां पर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी की तरफ से दाखिल कर दी गई है। और हम जो कई दिनों से सुन रहे थे लगातार कि आपको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा, इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने बताया है कि इसमें आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल वो भी आरोपी हैं। हालांकि चंद्रशेखर, ये जब तक लोअर कोर्ट इसका कॉग्निजेंस नहीं लेता, इस चार्जशीट का संज्ञान नहीं लेता, ये शेयर नहीं की जाती है, क्योंकि दूसरे पक्षों को जो रेस्पोंडेंट्स हैं यानी अरविंद केजरीवाल, उनको भी नहीं मिलेगी और इसीलिए मीडिया के पास भी ये फिलहाल उपलब्ध नहीं होगी। लेकिन जो मुख्य आरोप है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो हम बार बार ईडी के हलफनामों में उनको हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में देख चुके हैं। उनके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं ईडी ने कि उन्होंने दोहरी भूमिका में उनकी संलिप्तता रही है। पहला, बतौर मुख्यमंत्री ऐसी नीति बनाना जिससे रिश्वत का स्कोप बने, और दूसरा, जो ये पैसा इसमें आया, जिसमें से कोर्ट को ये बताया गया कि 100 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा मामला घोटाला हो सकता है, जिसमें से 45 करोड़ रुपए का प्रोसीड ऑफ क्राइम गोवा के चुनावों में इस्तेमाल किए गए। तो वो जो भूमिका है संयोजक के तौर पर उस पैसे के इस्तेमाल की, एक वो भूमिका एक मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसी नीति बनाने की जिसमें भ्रष्टाचार का स्कोप हो, ये इन दोनों बातों को ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में रखा गया होगा, इस बात की पूरी संभावना है। और इसके अलावा भी अलग जो एफिडेविट्स आए थे उसमें ये आरोप लगाए गए थे कि अरविंद केजरीवाल ने फोन अपने बदले, अरविंद केजरीवाल नहीं और आरोपियों ने भी 30-35 आरोपी थे जिन्होंने 150 से ज्यादा फोन अपने इस दौरान, जांच के दौरान बदले। कुछ ने उनको डिस्ट्रॉय किया, कुछ ने उनको छुपाया। दूसरी बात, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने अपना जो उनके पास जो गैजेट्स मिले थे, जो फोन मिला था, उसका पिन उन्होंने कभी भी साझा नहीं किया ईडी से। एक ये भी आरोप था कि वो इससे क्यों बच रहे हैं। साथ ही हवाला ऑपरेटर के साथ एक चैट का जिक्र किया गया है ईडी की ओर से कि उसके पास चैट्स अवेलेबल हैं। ये उस हवाला ऑपरेटर के फोन से उन्होंने बरामद किए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपना फोन बदल चुके थे, नष्ट कर चुके थे एक इससे पुराना फोन। तो ये मुख्य आरोप लगाए गए हैं उन पर कि जो उनकी बात सीधे सीधे एक हवाला ऑपरेटर से भी हुई है, ये आरोप हैं। इसके अलावा ईडी ने यह भी बताया था कोर्ट को कि जो गोवा में एक उम्मीदवार था आम आदमी पार्टी का, उसने बात को स्वीकारा ईडी के सामने कि हाँ, उनको कैश में पैसे दिए गए चुनाव लड़ने के लिए, और ये पैसा संभवतः जो पूरा आबकारी नीति घोटाला मामला है उससे आया था। तो ये सारे मुख्य तौर पर आरोप अब तक अरविंद केजरीवाल पर लगते रहे हैं और यही ईडी की चार्जशीट का भी हिस्सा होंगे। चंद्रशेखर, ठीक है, विकास हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं, के चड्ढा हमारे साथ, माफ कीजिएगा, संजय चड्ढा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। चड्ढा साहब, जो अभी हमारे संवाददाता विकास बता रहे थे कि जो अदालत की कार्रवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की या लोअर कोर्ट की जो कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर के, और जो अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट वहाँ पर दाखिल की गई है, अब ये मामला कहाँ पर पहुँचा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे अगर इसको हम लीगल एंगल से इसको देखें तो? देखिए, सबसे पहली बात, 2 डिफरेंट केसेस हैं। एक केस है
एक जो राउज एवेन्यू कोर्ट्स में सप्लीमेंट्री चार्जशीट आज फाइल हुई है, वो एक अलग केस है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चल रहा है जहां पे आज जो आर्गुमेंट्स है वो कंप्लीट हुए हैं, वो है पर्टेन करता है जहां पे श्री अरविंद केजरीवाल ने इस चीज को चैलेंज किया है कि उनकी जो अरेस्ट है वो रॉन्ग है। अब मैं लेता हूं पहला पक्ष। पहला है जो राउज एवेन्यू कोर्ट में जो ईडी की जो कोर्ट है जहां पे एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट के 5-6 पक्ष जो बहुत अहम है और बड़े बखूबी तरीके से आपके संवाददाता ने बताए, लेकिन मैं पुनः उनको एक एक करके छोटा सा बता देता हूं कि क्या क्या उनमें है। पहली चीज कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम रखा गया है। दूसरी चीज, आप एज एन पॉलिटिकल पार्टी, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी क्राइम में एक्यूज का बनाया गया है, तो दूसरा ये इंपॉर्टेंट पहलू है। तीसरी बात जो कि 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य उजागर हुए हैं इस चार्जशीट में, वो ये है कि पहला कि ये बताया गया है चार्जशीट में कि आम आदमी पार्टी के जो बैंक अकाउंट है उसमें कुछ प्रोसीड्स आई हैं, अर्थात उसमें कुछ पैसा डाला गया है, उस पैसे का इस्तेमाल किया गया है, नंबर 1। नंबर दूसरा, जैसा पहले हवा में बात हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल का बातचीत हुई है, चैटिंग हुई है किसी हवाला ट्रेडर्स के साथ, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड अब तथ्यों के साथ और प्रूफ के साथ जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसमें इसको डाला गया है, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को भी बीच में डाला गया है। ठीक है। तो ये कई चीजें हैं। इसके अलावा सेक्शन 70 का अट्रैक्शन होना और ये फंड जो है उनका गोवा में इस्तेमाल होना, मेरा ख्याल है ये सारी चीजें बहुत अहम रूप से पेश की गई हैं चार्जशीट में, और उन चार्जशीट को अब इनको प्रत्येक अभियुक्त को दिया जाएगा और वो अपना केस उसी तरीके से तैयार करेंगे। पहली चीज ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और जहां तक सवाल है सुप्रीम कोर्ट में, जो एक अरेस्ट को अपने उन्होंने चैलेंज किया था कि अरेस्ट जो है वो इलीगल है, तो उस अरेस्ट वाले मैटर में जो ईडी की ओर से कई डॉक्यूमेंट दिए गए, इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को भी आज आर्गुमेंट्स के दौरान मिस्टर राजू ने पेश किया और बताया, पेश नहीं किया, उसका वर्णन किया और अपने आर्गुमेंट्स को कंप्लीट किया, कंक्लूड किया। दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो गए और अब इसमें हम लोग सब एक ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये आज की जो है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। विकास के पास एक बार हम फिर चलेंगे। विकास, अगर हम दोनों अदालतों की बात करें, राउज एवेन्यू की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, आम आदमी पार्टी के, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर किसी का पक्ष यहां पर रखा जाए, आम आदमी पार्टी के जो वकील वहां पर मौजूद थे उनका क्या कुछ कहना है दोनों अदालतों में? चंद्रशेखर, आज चार्जशीट को लेकर के तो कोई बहस वहां थी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग थी उसके बारे में हम बात करें तो उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बार फिर यही सवाल उठाया कि आखिर 1 साल तक अरविंद केजरीवाल को आरोपी क्यों नहीं बनाया ईडी ने। ये मामला पूरा लगभग 1 साल से चल रहा है और कभी भी जो पिछले समन उनको भेजे गए थे, 9 समन आए थे उनके पास और 7 समन आने तक उनको कभी ये नहीं बताया गया कि वो आरोपी हैं या उनको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो ग्राउंड्स हैं इसमें अरेस्ट के वो बहुत ही वीक हैं, केवल ऐसे लोगों के बयान के आधार पर उनको अरेस्ट किया गया है। और उसमें भी वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने 7 बयान दिए, 8 बयान दिए, अगर वो 5-5, 6-6 बयानों में कुछ भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं कह रहे थे, बावजूद इसके उन पर दबाव डालकर कई बार बयान लिए गए, जब तक कि ईडी जो मनमाफिक बयान चाहती थी वो नहीं मिल गया। दूसरा, उन्होंने इसको लेकर के पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है उसको लेकर के भी सवाल उठाए कि इसमें इन्होंने ये कहा कि जिन लोगों को राहत दी गई उन्होंने तुरंत अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। तो एक एजेंसी पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने एक डील की है जिसमें अरविंद केजरीवाल को फंसाने के एवज में बाकी लोगों को छोड़ा गया। विकास संक्षेप में ये भी बता दीजिए कि क्या कुछ पुख्ता सबूत ईडी रख रही है अदालतों में?
देखिए, जहां तक एविडेंस की बात आएगी, ट्रायल में तो जो एविडेंस रखे जाएंगे, लेकिन जो जांच में बातें निकल के आई हैं उनमें मुख्य बात है कि पहला सबसे मजबूत जो ईडी के पास हथियार है वो आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार का ये इस बात को मानना कि कैश में उनको दिया गया गोवा में चुनाव लड़ने के लिए। जो चैट की बात हो रही है, हवाला ट्रेडर के साथ चैट की बात है, वो एक पुख्ता सबूत है। फोन बदले गए, फोन नष्ट किए गए, जो फोन का पिन है वो साझा नहीं किया गया ईडी के साथ, ये एक बड़ा आरोप है। इसके अलावा ईडी ने ये कहा है कि कुछ चीजें हम ट्रायल में ही रखेंगे, हमारे पास उसको लेकर के काफी पुख्ता चीजें हैं, काफी पुख्ता सबूत हैं, ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रायल में रखे जाने योग्य चीजें हैं। इन बातों को जब बेल एप्लीकेशंस जो थी जब उन पर बहस हो रही थी तो कोर्ट ने तो ईडी ने मोटी मोटी बातें रखी, लेकिन ये जैसे कौन सा वो पार्टी का उम्मीदवार था जिसने ये बात बताई है कि कैश में उम्मीदवारों को पैसा दिया गया गोवा में चुनाव लड़ने के लिए, ये सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं की गई हैं और स्पेसिफिक डिटेल्स और ज्यादा डिस्क्लोजर ट्रायल के स्टेज पर होंगे। लेकिन ईडी का कहना है कि उसका केस बहुत मजबूत है। प्रोसीड ऑफ क्राइम 45 करोड़ रुपए उन्होंने उसको एक तरीके से ट्रैक कर लिया है, लेकिन कैश था, खर्च कर दिया गया। तो जो अटैचमेंट की कार्रवाई होती है चंद्रशेखर, आमतौर पर प्रोसीड ऑफ क्राइम में अगर कोई संपत्ति खरीदी गई तो ईडी उसको अटैच कर देती है ट्रायल की पेंडेंसी रहने तक, लेकिन क्योंकि कैश था उसका चुनावों में इस्तेमाल हो गया, तो ये एक बड़ा फर्क है बाकी मामलों में और इस मामले में। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल चाहे अपना कितना भी बचाव करें, ईडी ये कह रही है कि वो इस केस को ट्रायल के जब ट्रायल आएगा तो वो सारी बातें साबित करेगी और इसी कारण से इन लोगों को अभी जेल में बने रहना चाहिए। इनको किसी भी तरह से बाहर ना आने दिया जाए कि ये जांच को प्रभावित करें, गवाहों को प्रभावित करें या सबूत और नष्ट करें। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं विकास, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष की हो या ईडी के पक्ष की हो। एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना है, आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के निवास से फॉरेंसिक टीम अभी निकली है। वो दृश्य हमारे पास आ गए हैं, ये दृश्य आप देख सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास से जो दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची हुई थी स्वाति मालीवाल वाले मामले की जांच के लिए, वो टीम वहां से निकल गई है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये स्वाति मालीवाल वाले मामले को लेकर के वहां पर दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई है और वो टीम अब वहां से निकल गई है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ मारपीट और बदसलूकी का मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए जो विभव हैं उन पर आरोप लगा हुआ है, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ये जांच कर रही है। और इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची हुई थी। वहां पर दिल्ली पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है उसने अपनी जांच की और उसके बाद ये टीम वहां से बाहर निकल गई है। और इस सिलसिले में एक वीडियो भी आज सामने आया था और उसके बाद अब ये दिल्ली पुलिस की टीम अपनी जांच कर वहां से निकल गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर के, किस तरह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ स्वाति मालीवाल मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस की टीम अभी कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल के निवास से बाहर निकली है और साथ ही साथ जो शराब घोटाला है, जो आबकारी नीति का मामला था, उसको लेकर के वहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट वहाँ पर
दाखिल की गई है। कई सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कानूनी विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय चड्ढा हमारे संवाददाता अरविंद केजरीवाल के निवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस सब के बीच आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज पांडे। तो सबसे पहले, क्योंकि सब आरोप जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर हैं, और एक से एक गंभीर आरोप उन पर लग रहे हैं, तो सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास जाना चाहेंगे। पांडे जी, ये बताइए कि अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, इतने गंभीर मामले, क्योंकि अभी हम अपने जो लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम बात कर रहे थे, तो पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्राइम से जोड़ा गया है भारत के अंदर, और ये शराब घोटाले के मामले में। और दूसरा, एनआईए जांच की सिफारिश की गई है क्योंकि आपकी पार्टी पर आरोप है कि आपने आतंकी संगठनों से फंडिंग ली है अपनी पार्टी को चलाने के लिए। तीसरा, महिला सुरक्षा के मामले में जो आप बार बार कहते रहे हैं, उसमें स्वाति मालीवाल का जो मामला है वो बिल्कुल सबको दिखाई दे रहा है। उस मामले पर स्वाति मालीवाल क्या बोल रही हैं, संजय सिंह क्या बोल रहे हैं, वो सब सामने आ रहा है। वो आपकी पार्टी की ही नेता हैं, किसी दूसरी पार्टी की नेता नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि जो सत्य होता है ना, वो थोड़ी देर के परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन वो पराजित नहीं हो सकता। चाहे वो कोई भी ईडी द्वारा कोई भी प्रोपेगेंडा हो, या कोई भी जो ये बवंडर खड़ा किया गया है वो मामला हो, या किसी भी तरह का कोई भी मामला हो, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं उससे हमेशा बाहर निकलेंगे और सत्य की विजय होगी। जी बिल्कुल, ये आप जो बोल रहे हैं कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, आप पांडे जी आप यहाँ पर देखिए कि चाहे वो एनआईए की जांच की सिफारिश हो या शराब घोटाले का मामला हो, उसमें सबूत पे सबूत रखे जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल के मामले पर तो वो तो आपकी पार्टी की नेता है ना, कोई और बाहर से तो आरोप लगा नहीं रहा। सर, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज एक वीडियो आया है जो काफी सर्कुलेट हो रहा है, जिसके अंदर स्वाति मालीवाल जी और जो सुरक्षा कर्मी है उनके बीच की बात चल रही है। उसके अंदर स्वाति मालीवाल जी बहुत सारी बातें बोलती हुई नजर आई है, जबकि विभव जी वहां पे बहुत दूर खड़े, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दूर खड़े हैं, ना उन्होंने कोई एक शब्द भी बोला उसके अंदर। तो मैं ऐसा किसी को एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कोई भी जी जो होती है ना, उसके प्रमाण होते हैं, उसके विषय के ऊपर देखा जाता है कि उसमें क्या चीजें हुई, दोनों पक्षों की बातें सुनी जाती है, दोनों पक्षों की बातें रखी जाती हैं, उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसा कि माननीय संजय सिंह जी ने पहले इसको साफ किया है कि ये मामला जो है ना अरविंद केजरीवाल जी के सामने, राष्ट्रीय संयोजक के सामने है, अनुशासन समिति के सामने है, और अगर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। हम उसमें आपको आश्वस्त करते हैं कि उसमें पूर्णतः कार्रवाई होगी। लेकिन दोनों, क्योंकि यहाँ पे ना द्विपक्षीय बात रखी जाएगी, दोनों ही पक्षों के मामला को जानकर सुनकर तभी उसमें कोई निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं इस चैनल पे बैठकर कि जो भी उचित कार्रवाई होगी इस मामले में वो बिल्कुल की जाएगी। नहीं तो उसके अलावा जो शराब घोटाले का मामला है, इतने लंबे दिनों से अदालत में कार्रवाई चल रही है, वहां पर सारे सबूत रखे जा रहे हैं। अभी हम जब अपने संवाददाता से बातचीत कर रहे थे, आपके जो वकील हैं वो वहां पर क्या कह रहे हैं वो भी हमने यहाँ पर रखा, तो आप क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? सर, मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक बवंडर खड़ा किया गया है भाजपा के द्वारा और ईडी के द्वारा। उनकी जो संस्थाएं है ना, जो कहते हैं कि प्रश्न पूछ लेता हूं। बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल राजनीतिक बयान दे रहे हैं, तो आपके जवाब के लिए मैं शलभमणि त्रिपाठी के पास जाना चाहूंगा। शलभमणि जी क्या कुछ कहेंगे जो ये कह रहे हैं उसको लेकर के? छोटी सी बात मैं कह दूं? हाँ बिल्कुल, समीर जी। संजय चड्ढा। हाँ संजय जी बोलिए। मैंने कहा अब आपको ये जो कार्यक्रम है चंद्रशेखर जी, उसको बंद कर देना चाहिए। पंकज जी ने कितना बड़ा आपको कह दिया कि अब सब चीजें सही हो जाएंगी, इन्हें लाइटर नोट में, हंसी के मूड में मैंने कहा ऐसे नहीं होता है। कानून की प्रक्रिया कानून से होगी। हमको ये देखना है कि कोई भी ईडी और तमाम संस्थाओं ने प्रत्यक्ष प्रमाण दिए, क्या होगा उन प्रमाणों का? केस चलेगा। मात्र किसी प्रवक्ता या किसी नेता के कह देने भर से कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, हम सब सही कर लेंगे, चीजें सही नहीं होती। मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने बीच में बोला, लाइटर नोट पे कहना कोई नहीं, ठीक है, वो एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं और अपने दल को बचाना उनकी जिम्मेदारी है, तो उनका जवाब मैं चाहता हूं कि लेकिन मैं क्योंकि शलभमणि त्रिपाठी क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए, पंकज जी ने एक बात कही कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है और जीत हो तो रही है। देखिए ना,
कि जिस व्यक्ति ने कहा था कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कोई स्विमिंग पूल नहीं बनाऊंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, वंशवाद की राजनीति का विरोध करूंगा, उस व्यक्ति ने जब गाड़ी लिया, बंगला लिया, शीश महल बनाया, स्विमिंग पूल बनाया, सुरक्षा का लंबा चौड़ा पूरा अमला लिया और वंशवाद किए कि अपनी पत्नी तक को मैदान में उतार दिए, तब आज की तारीख में वो जेल के भीतर हैं और उनके रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। यही सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते ये भी है कि स्वाति मालीवाल, जो कि इनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, हमारी पार्टी की नहीं है, किसी और पार्टी की नहीं है, वो राज्यसभा सांसद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री आवास के भीतर पीटी जाती हैं और उसके बाद कार्रवाई की रफ्तार जिस तरह से बढ़ी है और जेल जाने के बाद फिर केजरीवाल जी उनके विभव की बारी आ रही है, ये है सत्यमेव जयते और हम सब इसमें विश्वास करते हैं। मुझे लगता है देश के को जो भी मानता है, देश में सनातन संस्कृति में जिसने भी जन्म लिया है उसको सत्यमेव जयते पर भरोसा है और यही कारण है कि केजरीवाल जी जेल काट रहे हैं क्योंकि सत्यमेव जयते है, मनीष सिसोदिया जेल काट रहे हैं क्योंकि सत्यमेव जयते है, संजय सिंह जेल काट के अभी जमानत पर छूटे हैं क्योंकि सत्यमेव जयते है, अभी इनके जो रोहिंग्या को लाके बता दिया अमानुल्लाह, वो भी जेल काट के आए और फिर जाएंगे ये लोग क्योंकि सत्यमेव जयते हैं। आपने देश के साथ क्या क्या किया आपको समझ में आता है? आपने आतंकी संगठनों से फंडिंग ले ली, आपने देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों से मदद लेकर पैसे लेके इस देश में जहर बोने का काम किया, आपने तमाम सारे ऐसे जो रोहिंग्या थे जिनके चलते दिल्ली में डॉक्टर नारंग का मर्डर हुआ, उनको लाकर आपने बता दिया केवल अपने वोट बैंक के लिए और इसलिए आप कहते हैं कि सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते पे हम सबका विश्वास है और सत्यमेव जयते ही है कि केजरीवाल जी से लेके पूरी उनकी मंडली जेल काट रही है, आगे भी जेल काटेगी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना है पांडे जी, उसके बाद हम सभी को एक मौका और देंगे बोलने का। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कितनी बढ़ती जा रही हैं उस पर हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे वो स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ मामला हो, या दिल्ली के LG की ओर से जो NIA जांच की सिफारिश की गई है जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर आरोप है कि उन्होंने आतंकी संगठनों से फंडिंग ली है अपनी पार्टी को चलाने के लिए। इन्हीं सब मामलों पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे विशेष मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं, हमारे साथ इस वक्त समीर चौंगावकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय चड्ढा हमारे साथ हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं। समीर जी, आप काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे थे। हमने बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात भी यहाँ पर रखी, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात भी रखी। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं तो कहना चाहता हूं कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री आवास है वो क्या CM हाउस है या टॉर्चर हाउस है? आपको याद होगा कि 19 फरवरी 2018 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ में मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट की गई थी। एक चीफ सेक्रेटरी को 2000 में अरविंद केजरीवाल के घर पर जब मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ मारपीट की गई थी और उस मामले में आपके 2 विधायक प्रकाश जरवाल और अहमदुल्ला खान बाद में उनकी जमानत हो गई थी। और राज्यसभा सांसद को CM हाउस में पीटा जाता है। तो मुख्यमंत्री आवास तो जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए होता है। कोई भी अपनी समस्या और शिकायत लेकर CM से मिलने आता है तो CM का दायित्व है कि वो उनसे मिले, उनकी समस्या का निराकरण करे। यहाँ तो उल्टा है कि CM हाउस में आप जाओगे तो आपको पिटाई होगी। क्या कल दिल्ली की जनता CM हाउस में कोई समस्या लेकर जाएगी तो अरविंद केजरीवाल अपने गुंडों से दिल्ली की जनता को भी पिटवाएंगे क्या? ये बताता है कि दिल्ली का शासन अरविंद केजरीवाल कैसे चला रहे हैं।
आप जेल को टिप्पणी कर चुका है कि राष्ट्र हित में और समाज के हित में मुख्यमंत्री को 24 घंटे जनता के उपलब्ध रहना चाहिए। और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जेल में बैठे हुए हैं। राज्यपाल कोई काम नहीं कर पा रहे तो क्या मुख्यमंत्री के साइन नहीं हो रहे फाइल के ऊपर? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली के बच्चों को किताबें मिलेगी, कॉपी नहीं मिलेगी, चलेगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। हाईकोर्ट को कहना पड़ा एमसीडी कमिश्नर से कि आप 5 करोड़ के ऊपर की फाइलें खरीदी है, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए। ये मुख्यमंत्री कह रहते हैं बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए। अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी दिल्ली को पैरालाइज कर देना, पूरी दिल्ली का काम रोक देना, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता ने अपनी वास्तविकता बताई है। मुझे लग रहा है दिल्ली की जनता जान रही है। और अरविंद केजरीवाल जब तक मुख्यमंत्री पद से कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, दिन ब दिन उनकी जो विश्वसनीयता है वो खत्म होती चली जाएगी। और आज जो स्वाति मालीवाल का जो मामला हुआ है उसके बाद पूरी दिल्ली शर्मसार है। मुख्यमंत्री आवास में अगर कोई महिला सुरक्षित नहीं है तो ऐसे मुख्यमंत्री के राज में दिल्ली की महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? ये दिल्ली की हर महिला अरविंद केजरीवाल से जानना चाहती है। ठीक है, एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। कई सारे विशेष मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने संवाददाता मुकेश शुक्ला के पास चलेंगे। वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर वहाँ पर मौजूद हैं। मुकेश, जो दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम है वहाँ से निकल गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस वक्त? हाँ बिल्कुल, अभी फॉरेंसिक टीम के कुछ सदस्य यहाँ से निकल करके गए हैं, लेकिन काफी लोग अभी भी अंदर मौजूद हैं और एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। ये सामने की तस्वीरें हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाने की कोशिश करें कि तमाम मीडिया यहाँ पर अभी भी मौजूद है और इसी तरह से वो वेट कर रहा है। अंदर से जो सीनियर IPS ऑफिसर जो लेडी हैं वो एडिशनल DCP है नॉर्थ की, वो अंदर मौजूद हैं। उनके नेतृत्व में ये सब पूरी की पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और निगरानी की जा रही है और एक एक एविडेंस यहाँ पर जुटाए जा रहे हैं। 164 के बयान के बाद ये बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट था और स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके जिस तरह से बताया कि उनके खिलाफ जो वीडियो वायरल किया गया और ये दिखाने की कोशिश की कि वो भी एरोगेंट हो रखी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अंदर के कैमरों के CCTV फुटेज अगर खंगाल लिए जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसकी गलती है साफ आ जाएगा। और जैसे हमारे तमाम जो वरिष्ठ मेहमान थे वो बता रहे थे कि कितना गड़बड़ झोलझाल चल रहा है अंदर। आप अंदर ही आपके साथ सब कुछ हो जाता है। केजरीवाल खुद मौजूद रहते हैं, उनकी धर्मपत्नी मौजूद रहती, लेकिन कोई भी नहीं आता बजाने के लिए, ना तो कोई पूछने आता है। और उसके बाद वो यहाँ से बिल्कुल एकदम बेहाल होती है, 200 मीटर बाहर जाती हैं, फिर एक ऑटो पकड़ती हैं, सिविल लाइन जाती हैं, SHO से कहती हैं मुझे DCP से बात करनी है, अपनी बात रखती हैं। फिर उनके ऊपर कितना दबाव बनाया जाता है कि वो वहां से उठ करके चली जाती हैं। लेकिन जब उनकी माँ से बात की गई तो उन्होंने बताया वो एक ट्रॉमा में है, इस समय उनको समझ में नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति जिसको लंबे अरसे से जानती हैं, एक व्यक्ति जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जो आम आदमी पार्टी का संयोजक है, जो अपने आप को ये कहता है कि वो साफ छवि की राजनीति करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये तमाम बातें झूठी होती दिखाई दे रही है और उनकी खुद की जो छवि है वो धूमिल होती दिखाई दे रही है। कुछ दिन वो जेल में रहे, उनके दो बड़े नेता वो ऑलरेडी अभी भी जेल में, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जो थे फॉर्मर डिप्टी CM वो जेल में हैं। तो ऐसे में कैसे वो इस पूरे के पूरे एपिसोड से बाहर निकल करके आएंगे? कहाँ उनको 25 तारीख से पहले एक मूवमेंट बनाना था चुनाव के लिए और वो खुद ही बैकफुट पर यहाँ चले गए हैं और बचते दिखाई दे रहे हैं। ना तो वो कोई बयान दे रहे हैं। जिस महिला के साथ उत्पीड़न होता है, जिसके साथ मारपीट होती है, वो उनकी खुद की सदस्य है, वो उनके साथ लंबे समय से जुड़ी रही, उनकी कार्यकर्ता रही, फिर वो वुमेन सेल की भी अध्यक्ष रही। उन्होंने काफ़ी वहाँ पर प्रतिनिधित्व किया, कई मसलों पर वो सामने आई। उसके बाद वो राज्यसभा सांसद गई और खुद संजय सिंह राज्यसभा से सांसद हैं। ऐसे में वो बयान देते हैं कि इनको जो है वो रिलीफ दिलाया जाएगा, उनको न्याय दिलाया जाएगा, बल्कि न्याय की जो गुत्थी है वो कहीं ना कहीं उलझती दिखाई दे रही है। ठीक है, एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले पंकज पांडे आपसे हम जानना चाहेंगे, जो अभी समीर जी जो बोल रहे थे, ये दिल्ली का जो CM हाउस है, क्या कुछ वहाँ पर कभी आप चीफ सेक्रेटरी की वहाँ पर पिटाई हो जाती है, कभी आपके राज्यसभा सांसद की पिटाई हो जाती है, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर?
सर ये एक स्वाति जी ने एक कंप्लेन करी है। कोई भी मामला कभी भी आप संज्ञान में लेंगे तो हमेशा द्विपक्षीय होता है। सर आप जो बात कर रहे हैं ना, इतने सारे यहाँ पर हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राउंड पे हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं। सर मुझे बोलने तो दीजिए। हमारे पास वक्त कम है, आप 30 सेकंड में जो बोलना है बोलिए। सामने आया है सर, अभी एक वीडियो सामने आया है, उसके अंदर जो सीएम साहब की सिक्योरिटी के जो लोग होते हैं वो उनसे रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं। उसमें स्वाति मालीवाल जी ने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी तक खा जाऊंगी। मैं उस पर भी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं वहां पे स्वाति मालीवाल जी बहुत सारी बातें बोलती हुई नजर आई हैं। विभा कुमार जी तो वहां पे कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए। मैं किसी के पक्ष नहीं ले रहा हूं क्योंकि स्वाति मालीवाल जी हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं। चलिए, दिल्ली में चुनाव होने वाला है, आपको वहां लोगों को जाकर के जवाब देना होगा। एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक हफ्ते में लिखित दलीलें दायर करने को कहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमित जमानत के लिए केजरीवाल निचली अदालत जा सकते हैं। और अंतिम सवाल हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट संजय चड्ढा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चड्ढा साहब, अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जो पांडे जी बोल रहे हैं ठीक है, अपनी पार्टी को डिफेंड करना उनका काम है और राजनीति, क्योंकि चुनाव का माहौल भी है तो राजनीतिक बयानबाजी वो करेंगे ही। लेकिन अगर अदालत के मामले की हम बात करें तो अब ये मामला कहाँ जाते हुए दिख रहा है? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा? राजनीतिक शुचिता तो उनके अंदर है नहीं कि इतने सारे आरोप लग रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के आरोप लग रहे हैं, शराब घोटाले के आरोप लग रहे हैं, महिला के साथ बदसलूकी के आरोप लग रहे हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, ये तो उनके अंदर है नहीं। तो अब जो करना है अदालत को ही करना है। किस ओर ये मामला जा रहा है? 3 चीजें बताना चाहूंगा, बहुत सूक्ष्म। सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर है जिसमें कि उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है, उसमें ऑर्डर रिजर्व हो गया। जो कोर्ट ऑर्डर पास करेगी उसका हमको जब आएगा तब बात करेंगे। दूसरा, जहां तक स्वाति मालीवाल का मैटर है, उसमें मैं पांडे जी की बात का एक समर्थन तो क्या, मैं तो बात कर रहा हूं, एक जो वीडियो आया है वो निश्चित तौर पे स्वाति मालीवाल के अगेंस्ट जाता है। लेकिन क्योंकि एक महिला ने शिकायत की है, हमारा कानून ये है कि महिला की शिकायत पे सर्वोपरि और सबसे ऊपर रख के उसका जांच होगी। और उस जांच में वैभव जो कि उनके निजी सचिव रह चुके हैं, उनको सहयोग करना पड़ेगा। और उसमें मैं एक बात आगे बढ़ के भी कह रहा हूं कि उनकी अरेस्ट भी हो सकती है क्योंकि एक ऑफेंस उसमें नॉन बेलेबल है। अब आते हैं तीसरा सवाल जो कि सबसे अहम है। जल्दी करिए सर, जो वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है हमारा। दाखिल हुई है आज, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई है, ये निश्चित तौर पे एक गंभीर बात है पार्टी के लिए भी और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो या स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला हो, उसके अलावा आतंकी संगठनों से फंडिंग लेने का मामला हो। अरविंद केजरीवाल लगातार परेशानियों में घिरते जा रहे हैं। क्या कुछ आगे होगा ये देखना होगा, अदालत में क्या कुछ होता है। और खासकर ये भी देखना होगा कि एक राजनीतिक शुचिता भी एक चीज़ होती है। इतने सारे आरोप लगने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी कोई अपनी तरफ से कोई कदम उठाती है, ये भी देखना होगा। हालांकि दिल्ली में चुनाव चल रहा है तो जनता भी सब कुछ देख रही है और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को जनता के सामने भी जवाब देना है। अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करते हैं हम। नमस्कार। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन